नमस्कार दोस्तों, वीआईपी टेक्नीशियन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी यूपीपीसीएल 2016 में जो पेपर लगे थे उनके कंप्यूटर के 50 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो ये सभी प्रश्न अब आगे होने वाली सभी एग्जामों के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तुति आलेख सॉफ्टवेयर है? तो फॉलोइंग इज ए प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। तो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का प्रेजेंटेशन वाला कौन सा सॉफ्टवेयर है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। एमएस विंडोज, एमएस पावर पॉइंट, एक्सेल या एमएस वर्ड। चारों में से आपको बताना है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर कौन सा है प्रेजेंटेशन के लिए जो यूज में लिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट है जो प्रेजेंटेशन के काम में आएगा, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2। सेकंड प्रश्न है सीजीआई का क्या तात्पर्य है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीजीआई? सीजीआई स्टैंड्स फॉर। तो सीजीआई की फुल फॉर्म आपको बतानी है। सीजीआई की फुल फॉर्म क्या है? कॉमन ग्राफिक्स इंटरफेस, कॉमन गेटवे इंटरचेंज, कॉमन गेटवे इंटरफेस या कंप्यूटर गेटवे इंटरफेस। इन चारों में से सीजीआई की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि कॉमन गेटवे इंटरफेस इज द फुल फॉर्म ऑफ सीजीआई। तो सीजीआई की फुल फॉर्म क्या है? कॉमन गेटवे इंटरफेस। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 3। 1 MB निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? प्रत्येक कंप्यूटर में रैम की मात्रा के बराबर, 1 बिलियन बाइट के बराबर, 1024 KB के बराबर या 1000 बाइट के बराबर। चारों में से आपको बताना है 1 MB किसके बराबर होती है। तो इनका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1024 KB। 1024 KB के बराबर होगी 1 MB। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही आपको कुछ और एक्स्ट्रा बातें भी बता दें कि जो 1 बाइट होती है वो 1 बाइट बराबर होगी 8 बिट के। तो 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। और बात करें 1 किलो बाइट की, तो जो 1 किलो बाइट होगी इसमें होंगे 1024 बाइट। और लास्ट बात करें 1 मेगाबाइट का भी क्वेश्चन पूछ ले तो 1 मेगाबाइट किसके बराबर होगा? 1024 किलो बाइट के बराबर होगा। ठीक है, तो 1 बाइट में 8 बिट होती है, 1 KB के अंदर 1024 बाइट होगी, 1 MB के अंदर 1024 किलो बाइट होगी। तो ये थे इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको आगे आने वाली एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4। टेक्स्ट और रंग योजना का पूर्व अभिकल्पित प्रारूप निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्री डिजाइंड फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट एंड कलर? तो टेक्स्ट और कलर का एक प्री डिजाइन पहले से ही तैयार रूप कौन सा है? चारों में से आपको बताना है। क्या टेम्पलेट कहलाता है, प्रस्तुतिकरण यानी ये प्रेजेंटेशन कहलाता है, स्लाइड यानी कहलाता है, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं? तो चारों में से आपको बताना है कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि ए टेम्पलेट। जो टेम्पलेट होता है ये प्री डिजाइंड होता है टेक्स्ट और कलर स्कीम। ठीक है दोस्तों, तो कलर और टेक्स्ट में एक प्री डिजाइन फॉर्मेट होता है टेम्पलेट। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5। माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? क्या ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है, क्या पेन इनपुट डिवाइस है, क्या डाटा कलेक्शन डिवाइस है या मल्टीमीडिया डिवाइस है? तो चारों में से आपको बताना है कि माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक ये किस चीज़ के एग्जाम्पल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि ये क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलत हो सकता है ये प्रश्न, क्योंकि माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक तीनों के तीनों पॉइंट करने के काम में आते हैं, संकेत करने के काम में आते हैं, इसलिए ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा ये तीनों के तीनों सामान्यतः इनपुट डिवाइस भी होते हैं,
लेकिन डायरेक्ट इनपुट का हमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसमें दिया है पेन इनपुट, जो पेन इनपुट ये नहीं होते। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है पॉइंटिंग डिवाइस। नेक्स्ट चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 6। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर चिप का मुख्य प्रकार है? इनमें से कंप्यूटर चिप का मुख्य प्रकार कौन सा है? क्या प्राइमरी मेमोरी चिप, क्या माइक्रो प्रोसेसर चिप, या एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा कंप्यूटर चिप का मुख्य प्रकार होता है इन सामान्यतः? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि एक और दो दोनों ही, यानी कि प्राइमरी मेमोरी चिप और माइक्रो प्रोसेसर दोनों के दोनों कंप्यूटर चिप के मुख्य प्रकार होते हैं। तो ये था इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न संख्या 7 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन नाम एक्सटेंशन को इंगित करता है कि फाइल किसी अन्य फाइल की बैकअप कॉपी है? तो बैकअप कॉपी के लिए कौन सा एक्सटेंशन काम में आएगा आपको ये बताना है। क्या .txt काम में आता है, या .com काम में आएगा, .bas काम आएगा, या .bak काम में आने वाला है? तो देखिएगा, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि .bak। तो जो बैकअप कॉपी होती है इसके लिए जो एक्सटेंशन काम में आता है वो होता है .bak। साथ ही साथ आपको कुछ चीज़ें और बता दें, जो .com होता है, .com, ये किस चीज़ के काम आता है? ये इंटरनेट में डोमेन नेम होता है। तो डोमेन नेम के लिए काम में आता है इंटरनेट में .com। .bas होता है, ये बताता है बेसिक स्रोत फाइल का एक्सटेंशन होता है। जो फाइल होगी, स्रोत फाइल होगी, उसके बेसिक के तौर पे काम में लिया था .bas। और .bak जो हमको बता दिया बैकअप फाइल के लिए। .txt क्या होता है? ये बताता है टेक्स्ट फाइल के लिए। जो भी टेक्स्ट फाइल होगी इसके लिए जो एक्सटेंशन काम में आएगा वो होगा .txt। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 8, पावर पॉइंट में ऐसा कौन सा फीचर है जिसमें प्रयोगकर्ता बहुत अधिक समय न खर्च करके बहुत ही सरल प्रस्तुति बना सकता है? समय भी कम लगे और प्रस्तुति बहुत आसान तरीके से बन जाए। इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा इसका? ऑटो कंटेंट विजार्ड होगा, एनिमेशन होगा, कलर स्कीम होगी, या चार्ट विजार्ड होगा? चारों में से आपको सही जवाब देना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, यानी कि ऑटो कंटेंट विजार्ड इसका राइट आंसर होगा। देखिए, पावर पॉइंट में ऑटो कंटेंट विजार्ड का प्रयोग करके हम बहुत ही कम समय में सरल प्रस्तुति बना सकते हैं। ऑटो कंटेंट विजार्ड सामग्री, उद्देश्य, शैली, डिजाइन तथा आउटपुट के बारे में जानकारी देते हुए नई प्रस्तुति बनाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चले। प्रश्न संख्या 9, कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की काम में आएगी? Ctrl+B, Ctrl+C, Ctrl+A या Ctrl+D? तो कॉपी के लिए कौन सी शॉर्टकट की काम में आती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि Ctrl+C। Ctrl+C कॉपी करने के काम में आएगी। इसी के साथ में बाकी चीज़ों को भी देख लें। तो Ctrl+A होता है, ये आता है ऑल सेलेक्ट करने में। तो ऑल सेलेक्ट करने के लिए कौन सी फाइल काम में आएगी? ऑल सेलेक्ट के लिए काम में आएगी Ctrl+A। Ctrl+B की बात करें तो ये किस काम में आने वाला है? बोल्ड करने के लिए। बोल्ड यानी किसी भी अक्षर को गहरा करने के लिए, बोल्ड करने के लिए Ctrl+B काम में आएगा। और Ctrl+D की बात करें तो ये किसी अक्षर को डबल करने के लिए, या कोई इमेज हो इसको डबल करने के लिए। तो D का मतलब होगा डबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न 10, किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता क्या कहलाएगा? कोई भी नेटवर्क हम काम में ले रहे हैं, उसमें कंप्यूटर का जो एड्रेस होगा, पता होगा, वो चीज़ क्या कहलाती है? कंप्यूटर में जो नेटवर्क होगा उसका पता क्या कहलाएगा, एड्रेस क्या कहलाएगा, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। क्या URL होता है, IP एड्रेस होता है, होस्ट होता है, या डोमेन नेम होता है? चारों में से आपको बताना है सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि उसे कहते हैं IP एड्रेस। तो जो कंप्यूटर का पता होगा उसे कहा जाता है IP एड्रेस। ठीक है, तो IP एड्रेस की फुल फॉर्म क्या होती है वो भी आप याद रखिएगा। IP एड्रेस की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल ये IP की फुल फॉर्म होगी। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल IP की फुल फॉर्म होती है, ये भी आप याद रखिएगा।
इसमें क्या होता है, जो 32 बिट का एड्रेस होता है, ये भी आप याद रखिएगा इन्फॉर्मेशन के लिए, कि जो इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, जो इसका एड्रेस होगा वो 32 बिट पर आधारित होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, MS वर्ड में फाइल खोलने के लिए हम निम्नलिखित में से किस चीज़ को प्रयोग करते हैं? क्या कंट्रोल O को कम या कंट्रोल N या O या N? तो चारों में से आपको सही जवाब देना है। कंट्रोल O, कंट्रोल N, O या N में से किसको हम MS वर्ड में फाइल ओपन करने के काम में लेंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कंट्रोल O, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कंट्रोल O यानी किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए, फाइल को खोलने के लिए काम में आएगा कंट्रोल O। कंट्रोल N किस लिए काम में आता है? तो ये होता है नई फाइल के लिए, तो न्यू फाइल के लिए, नई फाइल के लिए काम में आएगा कंट्रोल N। नेक्स्ट प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न, MS PowerPoint 97 2003 का एक्सटेंशन क्या है? तो यहाँ एक्सटेंशन पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना है .ppt, .xls, .html, .gif। चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी .ppt। ये PowerPoint 97 2003 का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, बाकी बात करें जो .xls है, ये MS Excel का होता है। एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होगा? XLS। HTML की बात करें तो HTML, ये HTML का फाइल एक्सटेंशन होता है। HTML का फाइल एक्सटेंशन क्या होगा? वो होगा HTML। और GIF की बात करें तो ये होता है इमेज का फाइल एक्सटेंशन। इमेज का फाइल एक्सटेंशन क्या होगा? GIF। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सी बैंकिंग ऐसी तकनीक है जो मोबाइल डिवाइस से आपको अपने बैंक खाते को एक्सेस करने की अनुमति देती है? कौन सी बैंकिंग डिवाइस ऐसी है जो मोबाइल डिवाइस से आपको अपने बैंक खाते को एक्सेस करने की अनुमति देगी? चार ऑप्शन आपके सामने, होम बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग या टेली बैंकिंग। चारों में से कौन सी बैंकिंग है जो आपको अपने बैंक खाते की एक्सेस की अनुमति देता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि उसे कहते हैं मोबाइल बैंकिंग, जो आजकल हम मोबाइल में काम में लेते हैं। तो मोबाइल बैंकिंग इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, कीबोर्ड प्रयोग किया जाता है शब्द और संख्याएं डालने और कंप्यूटर को कमांड देने के लिए, अपने कंप्यूटर के साथ प्रयोग करने के लिए, नई कुंजी बनाने के लिए, कंप्यूटर खोलने के लिए या इनमें से सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि शब्द और संख्याएं डालने के लिए और कंप्यूटर को कमांड देने के लिए कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चले। प्रश्न संख्या 15, इंटरनेट पर किसी सर्वर से एक कंप्यूटर पर जानकारी प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? इंटरनेट पर किसी सर्वर से एक कंप्यूटर पर जानकारी लेनी है, इस प्रक्रिया को पुलिंग कहते हैं, पुशिंग कहते हैं, डाउनलोडिंग कहते हैं या ट्रांसफॉर्मिंग कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि डाउनलोडिंग। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, डाउनलोडिंग। इंटरनेट पर किसी सर्वर से एक कंप्यूटर पर जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है डाउनलोडिंग। नेक्स्ट प्रश्न पर चले। अगला प्रश्न आपके सामने, MS वर्ड में GO टू मेन्यू के लिए शॉर्टकट की है, तो गो टू मेन्यू के लिए कौन सी चीज काम में आएगी, कौन सी की काम में आने वाली है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कंट्रोल जी। तो कंट्रोल जी प्रयोग आएगी गो टू के लिए, गो टू के लिए कंट्रोल जी का प्रयोग होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आपके सामने, MS PowerPoint में नई स्लाइड के प्रवेशन के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है? ये हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। Ctrl+N को नई फाइल के एक्सटेंशन के काम में आएगा, यानी Ctrl+N नई फाइल के लिए काम में आएगा। Ctrl+O किस काम में आता है? तो ये ओपन करने के काम में आता है। अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन, एक तो Ctrl+M और Ctrl+Insert। तो इनमें से इंसर्ट का मतलब होता है किसी फाइल के अंदर कुछ चीज़ इंसर्ट करने के काम में लेना हो तो Ctrl+Insert दबाना होता है। और बचा Ctrl+M जो इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, Ctrl+M। तो Ctrl+M नई स्लाइड का प्रवेश कराने के लिए Ctrl+M का प्रयोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी।
ALU निम्नलिखित का पार्ट है, CPU का है, CU का है, मेमोरी का है या इनमें से कोई नहीं। ALU किस चीज़ का पार्ट होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है A, CPU। ये बहुत आसान जवाब है, आपको पता होगा। ALU CPU का पार्ट होता है। और ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU की फुल फॉर्म क्या होगी? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। A का मतलब अर्थमेटिक, L का मतलब लॉजिक, U का मतलब यूनिट। ये होती है ALU की फुल फॉर्म। अगला प्रश्न, रीडू निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। देखो, अंडू और रीडू दो प्रयोग होते हैं, दो शॉर्टकट की होती है इनके लिए। तो कौन कौन सी की किसके लिए प्रयोग की होती है ये आपको बताना है। तो रीडू के लिए कौन सी की प्रयोग होगी? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा कंट्रोल प्लस बाई। तो कंट्रोल प्लस बाई रीडू के लिए प्रयोग होगी। और कंट्रोल प्लस जेड ये होती है अंडू के लिए। तो अंडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग किया जाता है। तो ये होती है अंडू के लिए। और रीडू के लिए कौन सी प्रयोग होगी? वो कंट्रोल प्लस वाई। निम्नलिखित में से कौन सा मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है? क्या अंकगणितीय ऑपरेशन किया जाता है, तार्किक ऑपरेशन किया जाता है, संचय और पुनरावृत्ति या इनमें से कोई नहीं? कौन से ऑपरेशन हम मुख्य रूप से कंप्यूटर के द्वारा करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के द्वारा अंकगणितीय ऑपरेशन भी होता है, तार्किक ऑपरेशन भी होते हैं, संचय और पुनरावृत्ति भी होती है, स्टोरेज भी काम करते हैं, रिट्राइवल भी करता है, लॉजिकल ऑपरेशन भी होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन सारे होते हैं। तो इसका जो होगा इनमें से सभी, ठीक है, सॉरी, इनमें से सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इनमें से कोई मैंने बोल दिया था गलती से, इनमें से सभी ये होगा इसका राइट आंसर। तीनों के तीनों काम इसमें होंगे। आप निम्नलिखित दबाकर एक्सेल में पूरी रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर अगर आपको कोई एक रो सेलेक्ट करनी है, रो यानी पूरी लाइन सेलेक्ट करनी है, तो कौन से के द्वारा आप सेलेक्ट करोगे? कंट्रोल प्लस स्पेस बार, कंट्रोल F8 प्लस एरो की के साथ में, शिफ्ट प्लस एरो की के साथ में, या शिफ्ट प्लस स्पेस बार के साथ में? चारों में से कौन सा सही जवाब होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी शिफ्ट प्लस स्पेस बार। शिफ्ट के साथ में आप स्पेस बार दबाइए तो आप पूरी रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार ये पूरी रो को सेलेक्ट करने के काम में आएगा। पावर पॉइंट में स्लाइड को श्रेणीबद्ध करने वाली कमांड किस मेन्यू में पाई जाती है? तो पावर पॉइंट में स्लाइड को श्रेणीबद्ध करने के लिए कमांड किस मेन्यू में पाई जाती है? क्या फाइल में मिलेगी, टूल्स में मिलेगी, व्यू में मिलेगी या एडिट में मिलेगी? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी कि व्यू के अंदर। तो व्यू वाले ऑप्शन में आपको पावर पॉइंट में स्लाइड को श्रेणीबद्ध करने वाली कमांड मिल जाएगी। अगला प्रश्न, अलाइनमेंट बटन किस पर होता है? क्या स्टेटस बार पे होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार पे होता है, स्टैंडर्ड टूल बार पे होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो अलाइनमेंट का जो बटन होगा वो कौन सी बार पर होता है? स्टैंडर्ड, फॉर्मेटिंग या स्टेटस बार, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि फॉर्मेटिंग टूल बार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। फॉर्मेटिंग करने के लिए अलाइनमेंट का बटन उसी में मिलेगा। अगले प्रश्न पर चले। स्लाइड शो शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमांड का प्रयोग होता है? तो स्लाइड को शो करने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग होगा यह आपको बताना है। इसके ऑप्शन ये रहे आपके सामने, एडिट, स्लाइड शो, फाइल या टूल्स। बहुत ही आसान प्रश्न है और आपको इसका जवाब देना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि स्लाइड शो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सी एक स्तरीय क्रमादेशन भाषा है। तो सी कौन सी भाषा है ये आपको बताना है। C++, जावा वगैरह वगैरह अलग अलग तरह की भाषाएं होती हैं, पर ये कौन से स्तरीय भाषाएं आपको ये बतानी है। सी वाली की भाषा पूछी है हमसे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, जो होती है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है, उच्च स्तरीय भाषा होती है। तो हाई इसका राइट आंसर होगा, उच्च स्तरीय भाषा होती है। विंडोज एक्सप्लोरर खोलने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है? तो विंडोज एक्सप्लोरर खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग होगा? चार ऑप्शन आपके सामने, विंडो की प्लस ई, विंडो की प्लस डब्ल्यू, विंडो की प्लस ओ या कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। चारों में से विंडोज एक्सप्लोरर आपको ओपन करना है, कौन सी शॉर्टकट के काम में लोगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि विंडो के साथ में ई दबाकर, विंडो की प्लस ई दबाकर आप विंडो एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न, वर्म की फुल फॉर्म क्या होती है? WORM, वर्म की फुल फॉर्म क्या होगी? चार ऑप्शन आपके सामने, तो वर्म की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि राइट वंस रीड मैनी। एक बार लिखो, बार बार काम में लो पढ़ने के। राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी वर्म की फुल फॉर्म होगी। अगला प्रश्न, कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य होगा? चारों में से कौन सी चीज अनिवार्य है? क्या प्रचालन तंत्र होना चाहिए, MS ऑफिस, MS वर्ड या एक्सेल? बताइए। तो कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए कौन सी चीज आवश्यक रूप से जरूरी है? तो इसका बिल्कुल आसान सा जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। जब ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो कंप्यूटर कार्य करेगा। अगले प्रश्न पर, एक्सेल विंडोज में कौन सा क्षेत्र मान और फॉर्मूला की प्रविष्टि की अनुमति देता है? तो कौन सा क्षेत्र होता है जहां मान और फॉर्मूला का प्रयोग होता है? टाइटल बार में, मेन्यू बार में, फॉर्मूला बार में या स्टैंडर्ड टूल बार में? बिल्कुल नाम से पता चल रहा होगा, आसान सा जवाब होगा इसका। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में मान और फॉर्मूला की प्रविष्टि की अनुमति होती है। अगला प्रश्न, MS वर्ड के किसी डॉक्यूमेंट में आप पेज नंबर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? तो MS वर्ड के किसी डॉक्यूमेंट में आपको पेज नंबर इंसर्ट करने हैं। इन चारों में से कैसे इंसर्ट करोगे? तो इंसर्ट मेन्यू के पेज नंबर क्लिक करके, फाइल मेन्यू पर पेज सेटअप क्लिक करके, इंसर्ट मेन्यू पर फुटनोट क्लिक करके, या 1 और 3 दोनों से। MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट है, उसमें आपको पेज नंबर इंसर्ट कराने हैं, पेज नंबर डालने हैं। कैसे डालोगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि इंसर्ट मेन्यू पे पेज नंबर क्लिक करके। पहले इंसर्ट मेन्यू पे जाओगे, वहां पेज नंबर पर क्लिक करेंगे, वहां से पेज नंबर आ जाएंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सी आउटपुट युक्ति नहीं है? ध्यान रखना, नहीं लिखा हुआ है। प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड या प्लॉटर, चारों में से कौन सी आउटपुट युक्ति नहीं है? तो आसान प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि कीबोर्ड। कीबोर्ड एक आउटपुट डिवाइस होती है भाई, कीबोर्ड एक आउटपुट डिवाइस है, ध्यान रखिएगा। बाकी सभी प्रिंटर हो, मॉनिटर हो, प्लॉटर हो, ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस है। स्प्रेडशीट अनुप्रयोग क्रमादेश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो स्प्रेडशीट अनुप्रयोग क्रम आदेश कौन सा होगा? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस या MS पावर पॉइंट? चारों में से स्प्रेडशीट वाला अनुप्रयोग कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि MS एक्सेल। MS एक्सेल इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। स्प्रेडशीट अनुप्रयोग MS एक्सेल में होगा। कंप्यूटर में त्रुटि को निम्नलिखित कहा जाता है? क्या डीबग कहा जाता है, बग कहा जाता है, कर्सर कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? जब कंप्यूटर में त्रुटि हो जाती है उस चीज को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी बग। कंप्यूटर में जब कोई भी मिस्टेक हो जाएगी, कोई भी त्रुटि हो जाएगी, कोई एरर आ जाएगी, उसे कहेंगे हम बग। और डीबग का मतलब क्या होता है? उस एरर को दूर करना, वो कहलाता है डीबग। कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहते हैं? जो ब्लिंक करता रहता है बार बार, उस सिंबल को क्या कहते हैं? क्या माउस कहेंगे, हैंड कहेंगे, कर्सर कहेंगे, या लोगो कहेंगे? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो जी हाँ, उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी वो कर्सर कहलाता है, जो बार बार ब्लिंक करेगा। कभी आपको दिखाई देगा एक लाइन, फिर वो गायब हो जाएगी, फिर वापस दिखाई देगी, फिर गायब हो जाएगी, वो ब्लिंक करना होता है, तो उसे कर्सर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की काम में आएगी? तो इटैलिक वर्ड के लिए कौन सी चीज काम में ली जाएगी, कौन सी शॉर्टकट की काम में आएगी? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, यानी Ctrl+I। तो Ctrl+I, I फॉर इटैलिक काम में आएगा। देखिए Ctrl+U का मतलब क्या होता है? ये होता है अंडरलाइन के काम में आएगा। तो जब कभी भी अंडरलाइन करना हो तो Ctrl+U दबाना होता है। तो Ctrl+U अंडरलाइन के काम में आता है, Ctrl+I इटैलिक के काम में आता है। और Ctrl+P की भी बात कर लेते हैं, ये सेलेक्ट टेक्स्ट को प्रिंट करने के काम में आएगा। कोई भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट कर रखा है उसको प्रिंट करने के काम में क्या आएगा? Ctrl+P। आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए आप निम्नलिखित में से किसको चुनोगे। एक सेलेक्ट कर लिया तुमने टेक्स्ट, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है। मूव एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट या डिलीट एंड पेस्ट। तो बताइए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है टेक्स्ट को, कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि उसे पहले कट करना होगा और फिर आगे पेस्ट करना होगा। जहाँ से कट कर लोगे वहाँ से वो टेक्स्ट गायब हो जाएगा, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच जाएगा। अगला प्रश्न, किसी डॉक्यूमेंट को नए नाम से सेव करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसे चुनोगे। क्या टेक्स्ट को चुनोगे या टेक्स्ट को या कैरेक्टर को या सिंबल को या इनमें से सभी। किसी डॉक्यूमेंट को नए नाम से सेव करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसे चुनेंगे, टेक्स्ट, कैरेक्टर, सिंबल या सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी सभी का यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट का भी, कैरेक्टर का भी, सिंबल का भी, किसी भी डॉक्यूमेंट का नाम रखने के लिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, किसी डॉक्यूमेंट को नए नाम से सेव करने के लिए आप निम्नलिखित में से चुनेंगे, तो कौन सा प्रयोग शॉर्टकट के काम में आएगी उसके लिए। प्रेस कंट्रोल+S दबाएंगे, फाइल सेव पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक टूल्स ऑप्शन सेव पर क्लिक करेंगे, या क्लिक फाइल सेव एज, यानी कि फाइल के अंदर सेव एज पर क्लिक करेंगे। 4 ऑप्शन में से किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि फाइल के अंदर सेव एज पर क्लिक करके हम फाइल को नए नाम से सेव कर सकते हैं। नए नाम से सेव करने के लिए सेव एज पर क्लिक किया जाता है। देखो डायरेक्ट सेव करेंगे तो फाइल का जो नाम है पुराना उसी नाम से सेव होगी, तो कंट्रोल+S सेव करने की शॉर्टकट की है। जबकि सेव एज में क्या होगा, आप उसको नए नाम से सेव कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न, हार्डवेयर का वह अंग जो आपको कंप्यूटर के अंकीय सिग्नलों को अनुरूप सिग्नलों में परिवर्तित करता है और जो टेलीफोन लाइनों के जरिए प्रेषित होता है, उसे क्या कहते हैं। क्या ट्रांसलेटर कहते हैं, ब्लू कोड कहते हैं, कन्वर्टर कहते हैं या मोडेम कहते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर इसको जवाब दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी वो कहलाता है मोडेम। तो मोडेम क्या होता है, जो सिग्नल होते हैं कंप्यूटर के अंकीय सिग्नल होते हैं, इनको अनुरूप सिग्नलों में परिवर्तित करने का काम करता है। अब मोडेम का पूरा नाम क्या होता है, तो मोडेम का जो पूरा नाम होता है वो होता है एमओ का मतलब मॉड्यूलेटर और एम का मतलब डीमॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर प्लस डीमॉड्यूलेटर दोनों को मिला करके बनता है मोडेम। तो मोडेम की फुल फॉर्म क्या होती है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, इंटरनेट का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कहा जाता है। तो कौन सा उदाहरण है, लैन है, वैन है, मैन है या पेन है। चारों में से आपको बताना है इंटरनेट का एक उदाहरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि उसे कहेंगे लैन। अब लैन की फुल ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी यानी वैन। तो इंटरनेट का एक उदाहरण क्या होगा, वैन होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए बाकी फुल फॉर्म देख लेते हैं हम। तो जो लैन है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन की फुल फॉर्म क्या होती है, लोकल एरिया नेटवर्क। जो मैन है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, उसकी बात करते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है मैन। वैन की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। तो वैन की फुल फॉर्म क्या होगी, वाइड एरिया नेटवर्क। और पेन की फुल फॉर्म क्या होती है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क को काम में आएंगे PAN। अगला प्रश्न, मैक्रो क्या होता है भाई, मैक्रो क्या है। तो पहला ऑप्शन है प्रोग्राम जो आपकी आवश्यकता पड़ने पर बाद में स्थापित किए जाते हैं। उच्च लेवल प्रोग्रामिंग भाषा की किस्म है, निम्न लेवल प्रोग्रामिंग भाषा की किस्म है, या VBA का प्रयोग करके पुनरावृत्ति कार्यों को स्वचालित करने के लिए MS वर्ड में तैयार किए गए छोटे प्रोग्राम को मैक्रो कहते हैं। तो मैक्रो किसे कहते हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन डी, यानी कि स्मॉल प्रोग्राम्स क्रिएटेड इन MS वर्ड टू ऑटोमेटिक रिपीटेटिव टास्क बाय यूजिंग VBA। तो VBA को प्रयोग करके पुनरावृत्तीय कार्यों को स्वचालित करने के लिए MS वर्ड के तैयार किए गए छोटे छोटे प्रोग्रामों को मैक्रो कहते हैं। अगला प्रश्न,
फॉर्मेटिंग टूल बार पर सबसे छोटा और सबसे बड़ा फ़ॉन्ट क्या होता है? जब कभी भी हम फॉर्मेट करते हैं तो इसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा फ़ॉन्ट क्या होता है? फ़ॉन्ट यानी उसकी साइज़ को बताता है। तो बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कम से कम फ़ॉन्ट 8 रखना होगा और अधिकतम 72 रख सकते हैं। 72 मैक्सिमम है और कम से कम 8 होता है। ये होता है फॉर्मेटिंग टूलबार में सबसे छोटा 8 और सबसे अधिकतम 72। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला सदैव निम्नलिखित से शुरू होता है। तो एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं तो इनमें से किस सिंबल से स्टार्ट करना होता है हमें? एक्सेल में कई प्रकार के फॉर्मूले काम में लिए जाते हैं, वो फॉर्मूले की स्टार्टिंग हमेशा एक ही सिंबल से होती है। तो किस सिंबल से होगी आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि बराबर से। तो एक्सेल में जब कभी भी कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं उसमें सबसे पहले यूज किया जाता है बराबर का सिंबल। नेक्स्ट प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न, कर्सर के दाईं ओर से कैरेक्टर डिलीट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी की प्रयोग होगी? एंड की होगी, बैक स्पेस होगी, डिलीट होगी या होम होगी? बिल्कुल आसानी से आप बता सकते हो, इसका बहुत बार यूज लिया होगा। कर्सर होता है, ये कर्सर है, ये कर्सर इसके बाईं ओर से आपको डिलीट करना है, यानी इस तरफ डिलीट करना है। ठीक है, ये बायां पोर्शन है। इधर वाला कौन सा होगा? ये राइट पोर्शन है, ये लेफ्ट है। तो लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं हमसे, बाईं ओर की बात की जा रही है। तो बाईं ओर आपको डिलीट करना है, इसका मतलब क्या होगा? इस तरीके से इधर का डिलीट करना है हमें। तो इसके लिए सीधी बात है, बैक स्पेस काम में लिया जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, एक बाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर होगी? ये प्रश्न हम बता चुके हैं, तो बताइए इसका राइट आंसर। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा 8 बिट के बराबर। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि 4 बिट होती है, 4 बिट मिलकर के बनाती है एक निब्बल। तो एक निब्बल में कितने बिट होते हैं? 4 बिट होते हैं। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, MS एक्सेल में F11 निम्नलिखित में से बराबर होता है। F11 का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए, हेल्प के लिए, या चाइनीज सेल रेंज में चार्ट सृजित करने के लिए। तो चारों में से F11 का यूज क्यों लेते हैं MS एक्सेल में, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि क्रिएट ए चार्ट फ्रॉम द सेलेक्ट सेल। तो किसी भी सेलेक्ट सेल के अंदर एक चार्ट फॉर्म करना हो, आपको एक चार्ट बनाना हो, तो उसके लिए हम F11 का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति है? अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? अस्थायी को इंग्लिश में बोलेंगे वोलेंटाइल मेमोरी। तो कभी कभी ये हिंदी में भी ऐसा कैसे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, वोलेंटाइल मेमोरी कौन सी होती है? तो वोलेंटाइल यानी अस्थायी के काम में आएगी। क्या हार्ड डिस्क होती है, रोम होती है, रैम होती है, या फ्लॉपी डिस्क होती है? चारों में से आपको राइट आंसर बताना है। तो जो अस्थायी मेमोरी होती है वो होती है रैम। रैम क्या होती है? अस्थायी मेमोरी होती है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की फुल फॉर्म होगी। और रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, आगे चलते हैं। MS वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित के लिए किया जाता है। क्या डाटाबेस सृजित करने के काम में आता है, डाटा का विश्लेषण के लिए, विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए, या स्लाइड तैयार करने के लिए? तो MS वर्ड में किस चीज़ का प्रयोग करते हैं मूलतः? चार ऑप्शन आपके सामने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रिपेयरिंग द वेरियस डॉक्यूमेंट। अलग अलग डॉक्यूमेंट तैयार करने के काम में आता है MS वर्ड। ठीक है, और स्लाइड के लिए PPT यानी प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट। 49वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? क्या DOS है, यूनिक्स है, OS2 है, या इनमें से सभी? चारों में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, या सभी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। ये सारे के सारे DOS, यूनिक्स, OS2 ऑपरेटिंग सिस्टम 2, सारे के सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अब आज का आखिरी प्रश्न, ECS निम्नलिखित में से किसके लिए रखा जाता है? यानी कि आपको ECS की फुल फॉर्म बतानी है। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक क्रॉस सिस्टम, या इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन सिस्टम? चारों में से आपको फुल फॉर्म बतानी है। ECS स्टैंड्स फॉर, ECS की फुल फॉर्म क्या होती है?
तो ईसीएस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे यूपीपीसीएल 2016 में जो पेपर हुआ था इलेक्ट्रीशियन का, उस टेक्नीशियन पेपर हुआ है कंप्यूटर के जो 50 क्वेश्चन आए थे, उन 50 क्वेश्चनों के बारे में हमने पढ़ा आज की क्लास में। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। आगे भी आने वाले पेपरों के हम डिस्कस करेंगे यहाँ, और जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं यूपीपीसीएल के, उसके जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आए वो आगे के पार्ट में हम लेकर के आएंगे। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगला पार्ट हम जल्द ही लेकर आएंगे जिसमें आगे के और क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।